तो बंद हो गई? नहीं नहीं, आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, एंड तक आ रही है आवाज़ जी। अभी आवाज़ बेहतर है? पक्का? क्यों, क्या मसला है? ठीक है। सैटरडे को माइक का गला खराब है, स्पीकर का। थोड़ी देर तक कोशिश करते हैं, नहीं होता तो फिर इसके बगैर कर लेते हैं। तो सैटरडे को आप लोगों ने ज़रा सी बारिश की वजह से, ज़रा सी बारिश नहीं थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश ने आपके जो है वो इरादे तोड़ दिए। तो आई के अब तो इससे बहुत बड़ी बला है। तो आप अगर इतनी सी बारिश से घबरा जाते हैं, आप कहेंगे नहीं सर इतनी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो क्लास में उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश में कुछ लोग आए, कुछ बच्चे तो भीगते हुए पहुँचे। तो इसका मतलब है वो बच्चे कमिटेड थे काफ़ी, वो करीब से आए होंगे, हमने दूर से आना था। देखें बाद में तो यही होता है ना, इंसान हमेशा जो है ना यही सोचता रहता है कि नहीं वो ऐसे होगा, वो यूँ हुआ होगा। तो अगर कोई भी ना आ पाता ना तो मैं समझ जाता कि वाकई चीज़ें शदीद तरीन डिफ़िकल्ट हो गई थी। लेकिन जब कुछ बच्चे आए और कुछ नहीं आए तो समझ आ गया कि जो कमिटेड हैं, आ सकते थे, आना चाहते थे, वो आए हैं। फिर चूँकि वो बच्चे जो है वो बारिश की वजह से आए तो हमें एहसास था इस बात का कि उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी कुर्बानी दी है। तो फिर जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सबको जो है वो चाय पिलाई गई। वो भाई जिस वाक़े की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। और फिर अवाम की फरमाइश पे हमने कैमरे की तरफ मुँह करके जो है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बताया कि अगर आप आए होते या अगर आप बाद में ये लेक्चर वीडियो फॉर्म में ना देख रहे होते तो आपको भी चाय मिली होती। तो दोबारा अब अगर इस तरह का कोई दिन आए जब कोई शदीद आंधी तूफ़ान आ जाए, कोई ज़लज़ला आ जाए, ठीक है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो जिसमें आपको लगे कि आज तो बड़े कम लोग पहुंच सकेंगे, तो आपने फ़ौरन से पहुंचना है ताकि आप अपनी चाय जो है ना वसूल कर सकें। जी लें जी, भाई ने कहा अगर एडिशनल कुछ और होगा तो फिर हम आएंगे। तो मतलब हम जो है ना जितना मर्ज़ी भी कोशिश कर लें, हम सबको कभी भी मुतमईन नहीं कर सकते। तो वो जाहिर है हम, हाँ, जो चाय से राज़ी नहीं हुआ वो तो फिर जो मर्ज़ी कर लो। ठंडे मौसम में बारिश वाले उसमें चाय पी के उस दिन बच्चों में एनर्जी थी कोई, याद है? एक तो थे भी थोड़े थोड़े से ना, बीच बीच में किस किस को देखूं जो तो बच्चों में एक अलग एनर्जी थी। तो खैर कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो थोड़ी सी हिम्मत करके, थोड़ा सा हौसला करके कोशिश कर सकते हैं कि अगर चीज़ें मुश्किल लग रही हों, तो भी जो है वो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसमें वेरिएशन ही रहेगी। चलें एक लास्ट ट्राई मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, नहीं होता तो इसे साइड पर रख देते हैं। एक कोशिश ज़रूर करेंगे गले को बचाने की। असल में मेरे गले में इन्फेक्शन है, मतलब इस पूरे सेशन ना काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे शदीद उन्होंने कहा कि आपने बहुत ऊंचा नहीं बोलना डॉक्टर ने, लेकिन अगर मजबूरी बन जाएगी तो बोल देंगे। तो एक कोशिश ज़रूर कर लेंगे। तो इसलिए जो है ना वो एक दफ़ा आखिरी कोशिश करके देखते हैं। क्या एंड तक आवाज़ आ रही है? आखिरी वाले भाई को सुनाई दे रहा है मैंने क्या बोला है? उस भाई को सुनाई दे रहा है और साथ वाले भाई को सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हालात मुश्किल हो और आप बैकआउट कर जाएं फिर तो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। और यही डायलॉग मारते मारते अगर माइक ख़राब हो जाए और मेरे गले में इन्फेक्शन हो और मैं बैकआउट कर जाऊं तो भी गलत होगा। तो इस टाइम पे जो है ना मैं फंस चुका हूँ। अब जो है वो मुझे जज्बाती तकरीर करने के बाद ख़ुद भी हिम्मत दिखानी होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर जिसका इरादा था पढ़ने का, जो चाह रहा था पढ़ना, वो आया, उसने पढ़ने की कोशिश की, और बाकी लोग जो है वो ये सोचते रह गए कि नहीं शदीद बारिश है, हो सकता है क्लास ही ना हो, या शदीद बारिश है बाद में हम ऑनलाइन क्लास ले लेंगे। आप ये देखें कि एक दिन आप मिस करते हैं ना तो आपकी डिटर्मिनेशन के साथ क्या होता है कि आज क्लास में वो हालात हैं। फ्राइडे को यहाँ पे अच्छा खासा जो है मारधाड़ चल रही थी, उधर एक्स्ट्रा कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मतलब सिर्फ ये एक फोल्डिंग जो है वो इस्तेमाल हुई है, उधर भी जगह है। वो उस दिन तो फ्राइडे पे एक बच्चा बिल्कुल पिलर के पीछे से ना ऐसे करके देख रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें कि सिर्फ एक दिन के लिए आप थोड़ा सा हिम्मत कम करते हैं और उसके बाद अगले दिन 10-15% लोगों की हिम्मत गायब हो जाती है।
और ऐसा भी नहीं है कि फ्राइडे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आज बड़ा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। तो बस ये आपने अगले भी रेगुलर सेशन में ना कोशिश करना है कि किसी भी टाइम पे क्लास से पीछे नहीं रहना। ये आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक दफ़ा जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि नहीं आज नहीं, एक दफ़ा दिल को जब आप समझा लेते हैं कि गुंजाइश है, जब आप एक दफ़ा अपने आप को कह लेते हैं कोई बात नहीं, खैर है, मैं बाद में रिवाइज़ कर लूँगा, फिर आप हमेशा पीछे से पीछे होते चले जाते हैं, फिर दोबारा वो क्लास कैचअप नहीं होती। तो आपने आइंदा भी किसी भी दिन शदीद मजबूरी हो और अगर एब्सेंट हो जाएं तो कोशिश करें कि फ़ौरन से रिकवर करें और क्लास के साथ आके खड़े हो जाए, क्योंकि आप एक भी दिन पीछे होंगे तो सेशन एंड पे आप 40-50 लेक्चर्स पीछे होंगे। तो कोशिश यही करनी है कि हमने इस तरह की चीज़ नहीं आने देनी। अब इधर अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। हम लोगों ने इन 3 दिनों में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर रखे हुए थे और जज्बातियों की प्लानिंग करते हुए हम लोगों ने उन चैप्टर्स को लाइन से सजा लिया 6, 7, 4 और फिर बाद में एहसास हुआ कि चैप्टर 6 पहले करने से थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि जो लोग आए होंगे सैटरडे को उनसे मैं बात करूंगा कि जी हम लोगों ने चैप्टर 6 प्लानिंग में रखा हुआ है, लेकिन आई बिलीव कि चैप्टर 7 पहले हो सकता है। तो वो लोग जो कि चैप्टर 6 को सोच के मंडे को आ रहे हो वो ये समझ लें कि हम मंडे को चैप्टर 7 करेंगे, लेकिन सैटरडे को सामने ऑडियंस ही इतने थोड़े से थे कि उनके सामने कम्युनिकेशन करने से पूरी क्लास की कम्युनिकेशन नहीं होनी थी। तो ओरिजिनल प्लान में चैप्टर 6 है। अब आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो स्पेसिफिकली सोच के आया है कि अगर सिर्फ मैंने चैप्टर 6 करने जाना है, अगर आज सर ने कुछ भी और चैप्टर कराया तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है जी, एक आध स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ चैप्टर 6 को सोच के आए हुए थे। अब उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि उनको एक दिन और सुनना पड़ेगा और आज खुदा ना खास्ता एक और चैप्टर उनको सुनना पड़ जाएगा, चैप्टर 7। अच्छा, अगर तो आपने इससे पहले बी लॉ पढ़ा हुआ है और आप जानते हैं कि चैप्टर 6 जो है वो तकलीफ़देह चैप्टर है और इस वजह से आप चैप्टर 6 के लिए ख़ास तौर पे आए थे, तो एक चीज़ मैं बता दूं, चैप्टर 6 चैप्टर 7 पे डिपेंडेंट है। किताब ने तरतीब थोड़ी सी उल्टी कर दी। चैप्टर 6 में बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे हो रहा है और चैप्टर 7 में बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे हो रहा है। तो हम पहले चैप्टर 7 को करेंगे यानी परफॉर्मेंस 2 को करेंगे, फिर परफॉर्मेंस 1 को करेंगे। तो आप कल नोट कीजिएगा कि चैप्टर 6 हमारे लिए काफ़ी आसान होता जा रहा है। क्या मेरी आवाज़ मुसलसल पीछे आ रही है, क्लियर आ रही है? ठीक है, चैप्टर 7 की बात करते हैं और एंड पे मैंने आपको एक स्लाइड दिखानी है, वो उस टाइम पे मैं एंड पे टीम से वो करूँगा। मैंने इनको रात में एक स्लाइड भेजी थी लेकिन ये स्लाइड यहाँ तक नहीं पहुँचा सके क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी कह रहे थे, मुख्तलिफ मुझे ईमेल्स भी आई हैं, उन्होंने कहा कि जी वो ग्रुप जो है उसमें ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। तो वो इस वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो रही कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, उसकी कैपेसिटी होती है। तो बी लॉ का पहले हमारा क्रैश कोर्स के 2-3 ग्रुप थे, बी लॉ वाला ग्रुप जो है वो फुल हो चुका हुआ है और उसमें वो 1025 अटेंडीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है। 8-10 बंदे तो हमारे अपने ही हैं, तो वो उनको माइनस करने से भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अकोमोडेट नहीं होंगे। तो एक सेकंड ग्रुप बनाया है और सेकंड ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर आप में से कोई या जो ऑनलाइन सुन रहे हैं अगर कोई भी उस ग्रुप में नहीं है तो उस ग्रुप में आ जाए। उस ग्रुप का फ़ायदा ये है कि हम वहाँ डेली बेसिस पे सारा डाटा शेयर कर रहे हैं ताकि जो है वो आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आपको हर दिन जो हुआ है उससे रिलेटेड टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें, फिर पास पेपर्स की वीडियोज़ जो है वो गूगल ड्राइव के अंदर साथ साथ जा रही हैं, तो वो आपको साथ साथ मिलते ही रहें। चैप्टर 7 को स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, पॉइंट यही है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 होना चाहिए था। इस चैप्टर में बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है और इससे पीछे चैप्टर 6 में बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किस किस तरह से होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब हम परफॉर्म करने की बातें करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा कौन। जब हम ये बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा तो सबसे पहले जहन में आता है प्रोमिसर हिमसेल्फ। अब हम बड़े हो गए हैं, हम चैप्टर 5 से आगे आ चुके हुए हैं। चैप्टर 4 को हमने पेंडिंग किया हुआ अपने थर्ड डे के लिए क्योंकि वो ज़रा थोड़ा बड़ा चैप्टर है। हमारी अजम्पशन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हम कहते थे एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, अगर इनके दरमियान बातचीत हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना तो 2 प्रॉमिस बन जाते हैं। दोनों बंदों ने कोई ना कोई कंसिडरेशन दूसरे को देनी थी। तो एक बंदे ने कहा कि भाई मैं आपको 2000 रुपये दूंगा और दूसरे ने कहा मैं आपको कुर्सी दे दूंगा। तो एक शख्स ने कुर्सी देने का वादा किया है और एक शख्स ने 2000 रुपये देने का वादा किया है। तो एक कंसिडरेशन 2000 रुपये, एक कंसिडरेशन है कुर्सी। तो 2 अलग अलग प्रॉमिस हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आके 2 अलग अलग प्रॉमिस आमने सामने देखते हैं तो उसके लिए हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस।
तो जब एक प्रॉमिस के बदले एक दूसरा प्रॉमिस मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। दोनों बंदों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया। तो इस चैप्टर में हमारी अजम्पशन ये होगी कि वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रोमिजर होगा, एक प्रोमिजी होगा, और दूसरे प्रॉमिस में भी एक प्रोमिजर और होगा, एक प्रोमिजी होगा। तो आपने थ्रू आउट जब भी मैं चैप्टर की बात करूं तो जब मैं कहूं प्रोमिजर तो आपने समझ जाना है उनमें से कोई एक बंदा और उसकी किसी एक प्रॉमिस का जिक्र हो रहा है। कुर्सी बेचने वाला भी प्रोमिजर हो सकता है कि उसने वादा किया है कि वो कुर्सी बेचेगा। पैसे देने वाला भी प्रोमिजर हो सकता है कि उसने वादा किया है कि वो पैसे देगा। तो प्रोमिजर और प्रोमिजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किसी भी एक कंसिडरेशन बात होगी कि प्रोमिजर वो शख्स है जिसने प्रॉमिस परफॉर्म करना है और प्रोमिजी वो शख्स है जिसके अगेंस्ट प्रॉमिस परफॉर्म करना है। तो अब सवाल ये है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉमिस तय पाया, तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो रूल ये है कि प्रोमिजर हिमसेल्फ करेगा। नॉर्मली क्या होगा, अगर दो बंदे हैं, एक ने दूसरे से प्रॉमिस किया है तो प्रोमिजर ने कहा मैं तुम्हें कुर्सियां दूंगा, तो ये वादा कैसे अदा होगा, प्रोमिजर खुद उसको कुर्सियां हवाले कर दे। तो सबसे पहले तो ये है कि हम कहते हैं कि प्रोमिजर इज द पर्सन जो प्रॉमिस को परफॉर्म करे। फिर सम टाइम क्या होता है कि ये एग्री कर लिया जाता है कि प्रोमिजर का एक एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अगर पार्टीज एग्री करें तो हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था कि प्रोमिजर की जगह प्रोमिजर का एक एजेंट आके भी जिम्मेदारी अदा कर सकता है और ऐसा माना जाएगा जैसे प्रोमिजर ने अपने हिस्से का वादा पूरा कर लिया। तो प्रोमिजर हिमसेल्फ भी प्रॉमिस पूरा कर सकता है, प्रोमिजर का एजेंट भी कर सकता है। सम टाइम आप एक थर्ड पर्सन का जिक्र भी कर सकते हैं। एक बंदे ने दूसरे से प्रॉमिस किया मैं आपको कुर्सियां सप्लाई करूंगा और ये कह दिया कि कुर्सियां आपको मैं फलाना दुकानदार से उठवा दूंगा, वो दुकानदार आपको कुर्सियां दे देगा। तो प्रोमिसेस में ये भी हो सकता है कि दोनों पार्टीज की मजमूई रजामंदी से एक थर्ड पार्टी आए और थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस दे दे, तो ये भी अलाउड है। इसका मतलब है एक बंदा अपनी जगह अपने एजेंट से भी काम करवा सकता है और अगर सामने वाला बंदा मान जाए तो किसी थर्ड पर्सन से भी काम करवा सकता है। ये बात समझ आई? लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो उसको खुद करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो एक डॉक्टर है और उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक मरीज़ का ऑपरेशन करेगा। अब ये ऑपरेशन करने वाला काम वो आगे किसी एजेंट को नहीं दे सकता अगर वो डॉक्टर की महारत की वजह से लोग उसके पास आए हैं। एक वकील ने कहा था, एक बड़े मशहूर वकील ने एक बंदे को कहा मैं आपका केस लड़ूंगा। वो वकील के पास गया ही ऐसे है कि उस जैसा वकील पूरे शहर में नहीं है। अब वो वकील केस उठा के किसी थर्ड पर्सन को दे दे या अपने किसी असिस्टेंट को दे दे तो लोग तो नहीं मानेंगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं वो नॉर्मली बंदा खुद कर रहा होता है। तो अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो पर्सनल स्किल्स वाला हो वो प्रोमिजर हिमसेल्फ करेगा, या ऐसी जगह जहां तय हुआ हो कि भाई आपके अलावा और कोई नहीं करेगा तो वहां परफॉर्म कौन करेगा, प्रोमिजर। देन हमने कहा एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है और देन हमने कहा थर्ड पर्सन भी कर सकता है। अगर एक प्रोमिजर की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक बंदे ने ऑफर दी, दूसरा अभी एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा था कि ऑफर देने वाला मर गया, तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो लीगल बाइंडिंग ही नहीं है। लेकिन अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी और दूसरे बंदे ने वो ऑफर मान ली, इसका मतलब दोनों के दरमियान क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लीगल बाइंडिंग होगी कि ये एक दूसरे को परफॉर्मेंस देंगे, ये पाबंद है। कानून एक बंदे को मरने के बाद भी नहीं बख्शता। वो कहते हैं अगर एक बंदे ने लीगल ऑब्लिगेशन ली थी कि मैं एक बंदे को की जिम्मेदारी अदा करूंगा, तो अगर वो शख्स मर भी गया है तो फिर उसके लीगल वर्सा जो हैं, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ऊपर बात आ जाएगी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके हिस्से की परफॉर्मेंस अदा करेंगे। अब अगेन एक बंदे ने दूसरे को कुर्सियां सप्लाई करनी थी और उसकी डेथ हो गई, तो फिर उसके बच्चे या उसके जो वारिस हैं वो उस शख्स के बिहाफ पे कुर्सी सप्लाई करेंगे, अपने हिस्से का वादा पूरा करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों का क्या कसूर, बच्चों ने तो नहीं वो एग्रीमेंट किया था, बच्चों ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, तो बच्चों का ऐसा क्या कसूर कि अपने फादर की लायबिलिटी उनको पे करनी पड़ रही है। तो जवाब में लॉ कहता है कि भाई बच्चों का वही कसूर है जिस वजह से उनको फादर के एसेट्स मिले थे। जब फादर के एसेट्स मिलते हुए उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ऐसी क्या खास बात है कि हमें फादर के एसेट्स बिला वजह क्यों मिल गए, तो ऐसे में फादर की लायबिलिटी अगर उनको देनी पड़ रही है तो इसमें वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारे ज़िम्मे क्यों आया। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, वो कहें फादर के एसेट्स हमारे पास आए 2 लाख के और जिम्मेदारियाँ आ गई 3 लाख की, तो लॉ ये कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ तक महदूद हैं जितना उनको एस्टेट मिली है डिजीज पर्सन की, मरे हुए शख्स की जितनी जायदाद मिली है उन्हें, जितने एसेट मिले हैं वो उस हद तक लायबल हैं, उससे ज़्यादा के लिए लायबल नहीं है। बात याद रहेगी? तो ऐसे में बड़ा क्लियर कट से हम बात करते हैं कि प्रोमिजर खुद लायबल है,
अगर पर्सनल स्किल्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट में तय है, नहीं तो एजेंट से भी काम हो सकता है। अगर छोटे मोटे काम है और पार्टी समझती हैं तो एजेंट भी कर लेगा। थर्ड पर्सन डिफाइन हो गया है, एग्री कर लिया मिलके, वो भी कर सकता है। और उसके अलावा हमने कहा कि बंदे की डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक की बात पढ़ते हैं और फिर इससे आगे चलते हैं। प्रोमिजर, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का या एग्री हुआ था कि प्रोमिजर ही करेगा तो फिर कोई और नहीं करेगा। कौन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा? प्रोमिजर हिमसेल्फ। खासतौर पे जहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या ये तय हुआ हो कि ये प्रॉमिस तो प्रोमिजर ही पूरा करेगा। प्रोमिजर का एजेंट भी हो सकता है। अगर पार्टीज की इंटेंशन है कि प्रोमिजर भी कर सकता है, उसका एजेंट भी कर सकता है, तो दोनों चीज़ें अलाउड है। थर्ड पार्टी विद कंसेंट ऑफ प्रोमिजी, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी परफॉर्म बाय अ थर्ड पार्टी। जिसका प्रॉमिस है वो प्रोमिजी से वादा कर सकता है कि अगर तुम कहो तो मैं ये चीज़ तुम्हें थर्ड पार्टी से करवा दूं, तो एक थर्ड पार्टी को भी बीच में लाया जा सकता है। और जब आप थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ही कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट प्रोमिजर। प्रोमिजी ने जब कह दिया ओके मुझे उससे कुर्सियां आप दिलवा दें, वो कुर्सियां दे दें, मैं समझूंगा आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। अब कल को वो शख्स कुर्सियां देने आए तो ये नहीं कहेगा जी मुझे तो प्रोमिजर से कुर्सियां चाहिए। तो अगर प्रोमिजी ने एक दफ़ा एग्री कर लिया है तो थर्ड पार्टी को वो फिर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। फिर वो प्रोमिजर से नहीं कहेगा कि आप ही परफॉर्म करें। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हमने कहा अगर प्रोमिजर की डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चीज़ें चली जाएंगी अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करते ही शुरू में तय कर लिया हो कि अगर हम में से कोई मर गया तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बाद नहीं जाएगी बात, फिर खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं तय हुआ तो ऑटोमेटिकली डेथ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके पास चला जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, या कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का हो? पर्सनल नेचर का है। तो डेथ के बाद जो है ना, वो अगर डॉक्टर ने कहा था कि मैं ऑपरेशन करूंगा, वो मर गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका बच्चा आके ऑपरेशन करना शुरू कर दे, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है अमाउंट ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड। डिजीज कहते हैं मरे हुए को, एस्टेट कहते हैं जायदाद को, तरके को। तो जो मरे हुए शख्स की जायदाद है, मरे हुए शख्स के जो एसेट्स मिलेंगे बच्चों को, बच्चे उन्हीं एसेट्स से ही आगे वो काम कर सकते हैं। ये बात समझ आई? नेक्स्ट लेवल पे हम जाएं तो हम कहते हैं कि समटाइम जॉइंट प्रोमिजर्स होते हैं। जॉइंट प्रोमिजर्स का मतलब ये होता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट को 2-3 लोगों ने मिल के कह दिया है कि हम परफॉर्म करेंगे। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक बंदा पैसे दे रहा है और सामने 3 बंदों ने कहा है कि हम मिल के परफॉर्म करेंगे। तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रोमिजर्स एक से ज़्यादा हों, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलजुल के कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, तो वो 2-3 लोग सारे के सारे मिल के परफॉर्म करेंगे। इवन उनमें से अगर एक आध की डेथ भी हो जाती है, 2 जिंदा हैं और एक की डेथ हो गई, तो जो 2 जिंदा हैं वो और जिसकी डेथ हो गई है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये मिल के परफॉर्म करेगा। पॉइंट ये है कि अगर सारे के सारे उनकी डेथ हो गई तो सारों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलके करेंगे। इसका मतलब है कि जब प्रोमिजर्स जॉइंट होते हैं तो उनकी लायबिलिटी जॉइंट होती है, वो सब के सब मिलके परफॉर्म करेंगे। और अगर कोई एक आध बंदा बीच में मिस भी हो जाता है, मर जाता है या कुछ और, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अनलेस के प्रोमिस ही कह दे कि भाई आप में से कोई एक परफॉर्म कर दे, जॉइंट प्रोमिजर्स ने प्रोमिस को इकट्ठे ही परफॉर्म करना होता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। ये बात तो हम हमेशा लिखेंगे। कॉन्ट्रेरी किसे कहते हैं? मुखालिफ को। इंटेंशन का मतलब इरादा। अनलेस कि कोई मुखालिफ इरादा आपस में तय हुआ हो, अनलेस कि कोई और बात आपस में तय हुई हो, कॉमन रूल ये है कि इन केस ऑफ सेवरल प्रोमिजर्स फॉलोइंग पर्सन मस्ट परफॉर्म। ऑल प्रोमिजर्स जॉइंटली अगर वो सारे जिंदा हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज प्रोमिजर जॉइंटली विद सर्वाइविंग प्रोमिजर, अगर कुछ मर गए कुछ जिंदा हैं। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ देम जॉइंटली, अगर सब के सब मर गए। तो ये बेसिकली डिफरेंट तरह के लोग हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें समझ आती है। अब इसके साथ एक कनेक्टेड एक टॉपिक को जोड़ के पढ़ लेते हैं, विच इज़ जॉइंट प्रॉमिस। अब हमें समझ आ गई है कि एक वक्त में एक प्रॉमिस में एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो अगर एक प्रॉमिस में एक से ज़्यादा लोग हों तो उनके दरमियान जिम्मेदारियाँ किस तरह से होंगी, उसकी किताब में हम कुछ रूल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। जॉइंट प्रोमिजर्स किसे कहते हैं भला? 2 या 2 से ज़्यादा प्रोमिजर्स ने मिल के अगर कहो कि भाई हम ये मिलजुल के काम करेंगे, तो पहला रूल ये है कि उनकी लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। प्रोमिजी किसी एक को भी कंपेल कर सकता है और एक से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिजर्स को भी कंपेल कर सकता है कि भाई आप ये पूरा का पूरा परफॉर्मेंस अदा करें। जॉइंट प्रोमिजर्स ने मिलकर परफॉर्म करना होता है। 3 बंदों ने वादा किया कि हम परफॉर्म करेंगे, वो तीनों के तीनों मिलके करें। उन तीनों ने तो मिलके परफॉर्म करना है। जो उनका प्रोमिस ही है
वो इनसे अगर डिमांड करना चाहता हो परफॉर्मेंस, तो लॉ कहता है कि भाई प्रोमिजी तुम इन तीनों लोगों को देख रहे हो, इनकी लायबिलिटी है जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का मतलब होता है इकट्ठे, सेवरल का मतलब होता है अलग अलग। इसका मतलब है कि जो प्रोमिजी है उसकी नज़र में ये लोग जॉइंट भी जिम्मेदार हैं और अकेले अकेले भी जिम्मेदार हैं। प्रोमिजी इनमें से किसी एक से भी जिम्मेदारी अदा करवा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक शख्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया 3 लोगों से, उसने माल सप्लाई करना था और उसके अगेंस्ट उसको आगे से 6 लाख रुपए मिलने थे। उन तीनों प्रोमिजर्स ने 6 लाख देने थे और इसने उनको कुर्सियां देनी थी। फॉर एग्जांपल हुआ ये कि इसने कुर्सियां दे दी और उनकी तरफ से अभी तक पैसे नहीं आए, तो ये प्रोमिजी उन 3 में से किसी एक से भी पूरे के पूरे 6 लाख मांग सकता है। ऐसा नहीं होगा कि तीनों के पीछे अलग अलग जाए और तीनों से कहे भाई आप अपने हिस्से का 2 लाख दे दें। जब ये ग्रुप जॉइंट प्रोमिजर्स हैं तो ये तीनों के तीनों मिलके लायबल हैं 6 लाख के लिए। तो ऐसे में प्रोमिजी इनमें से किसी एक बंदे से भी सारी परफॉर्मेंस करवा सकता है। तो प्रोमिजी ने मिस्टर ए से कहा कि भाई मुझे 6 लाख दे दो, मिस्टर ए ने 6 लाख दे दिए। अब ऐसे में मिस्टर बी और मिस्टर सी की लायबिलिटी होगी कि वो मिस्टर ए को पैसे दें। मिस्टर ए का हक होगा कि अगर मिस्टर ए ने अकेले सबके हिस्से के पैसे दे दिए हैं तो वो पलट के सबसे पैसे ले ले। तो थर्ड पार्टी की नज़र में ये तीनों इकट्ठे भी हैं, अलग अलग भी हैं। थर्ड पार्टी किसी एक से भी रिकवरी करना चाहे तो वो कर ले, लेकिन बाद में वो एक जिससे रिकवरी हुई है वो बाकी लोगों के साथ देखेगा कि क्या मामला होगा और फिर वो उनसे रिकवरी करने का राइट रखता है। ये बात समझ आई? तो ये हमारा सेकेंड रूल बन जाता है कि आप कंट्रीब्यूशन क्लेम कर सकते हैं। इसी में 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of promise। हर joint promiser दूसरे को पाबंद कर सकता है कि भाई आप भी कंट्रीब्यूट करें। वो थर्ड पर्सन तो ले गया, प्रोमिजी तो ले गया हमसे 6 लाख, जिससे लेके गया वो बाकियों को कंपेल कर सकता है कि आप अपने हिस्से की मुझे कंट्रीब्यूशन दें। अगेन अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इज, ये जुमला जगह जगह आएगा। इसका मतलब है कि आपने अगर आपस में कुछ और तय वो किया हुआ है तो वो कुछ नहीं तय किया, तो जो हम पढ़ रहे हैं वो जनरल रूल है कि एक जॉइंट प्रोमिजर कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। सेम गोज विद अगर लॉस होता है कंट्रीब्यूशन में। लॉस से क्या मुराद है? 6 लाख रुपए दे दिए मिस्टर ए ने और प्रोमिजी सेटल हो गया। अब मिस्टर ए ने अपने बाकी दोनों दोस्तों से 2-2 लाख लेने हैं ताकि सब पे 2-2 लाख डिवाइड हो जाएं तीनों पे। मिस्टर सी भाग गया, काबू नहीं आया, गायब हो गया और मिस्टर ए बेचारा दुखी हो गया क्योंकि उसने 6 लाख खर्चा है, 2 लाख तो बी से मिल जाएगा और सी वाला 2 लाख ख़त्म हो गया। तो ए बेचारे का क्या कसूर है कि उसने अकेले सबके पैसे दे दिए थे? अगर सी भागे इन 3 में से तो इसका मतलब है कि इन 2 जॉइंट प्रोमिजर को लॉस को डिवाइड करना चाहिए। तो अगर मिस्टर ए को मिस्टर सी के हिस्से के पैसे नहीं मिलते तो वो खुद भी कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरे बंदे से भी कहेगा कि तुम भी इक्वल कंट्रीब्यूट करो। तो फिर होगा ये कि ये ए और बी दोनों 3-3 लाख कंट्रीब्यूट करेंगे और सी जो है उस वो पैसे लेके भाग गया, वो जब पकड़ा जाएगा तब ये उससे 1-1 लाख रुपया रिकवर कर लेंगे। लेकिन आज की डेट में कंट्रीब्यूशन एंड लॉस जो है वो एक दूसरे से मांग सकते हैं। तो जॉइंट प्रोमिजर कंट्रीब्यूशन भी मांग सकते हैं और लॉस में कंट्रीब्यूशन भी मांग सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इफ एनी वन ऑफ और 2 और मोर जॉइंट प्रोमिजर्स मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, अगर एक या एक से ज़्यादा जॉइंट प्रोमिजर्स ने डिफॉल्ट कर लिया, द रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिजर मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। इक्वल तब होगा जब आपस में कुछ नहीं तय हुआ होगा, और अगर तय हुआ होगा तुम 20% में 30%, वो 50%, तो फिर उस रेशो में डिवाइड होगा। तो 3 सिंपल रूल जॉइंट प्रोमिजर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। कंट्रीब्यूशन वो मांग सकते हैं एक दूसरे से अगर पैसे दे दें, और अगर लॉस हो जाए तो भी कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं। अब एक चौथा सिनेरियो आता है। ए बी सी थे, 3 जॉइंट प्रोमिजर थे। प्रोमिजी ने कह दिया मिस्टर ए मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं बाकियों में से किसी से पैसे मांग लूँगा। यानी प्रोमिजर ने मिस्टर ए को आज़ाद कर दिया। वो प्रोमिजी ने, ए बी सी तीनों ने पैसे देने थे प्रोमिजी के। ए गया और प्रोमिजी के पास जाके उसने कहा कि जी वो मेरे कारोबार पे तो बड़ी तंगी चल रही है, मेरे पास तो घर के चूल्हा चलाने के पैसे नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ, आप काइंडली हो सके तो बड़े दिल का मुजाहरा करो और मुझे माफ़ कर दें। प्रोमिजी ने कहा जाओ ए मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमसे मैं पैसों का तकाजा नहीं करूँगा। उसको माफ़ कर दिया और जाके मिस्टर बी से कह दिया कि 6 लाख रुपये दे दो। इसका मतलब है उसने उसको सिर्फ इस चीज़ में माफ़ किया है कि मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, आपसे नहीं मांग रहा। लेकिन क्या उसने पैसे माफ़ किए? नहीं। तो
अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दे, प्रोमिजी कहे कि फलाना जॉइंट प्रोमिसर मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा, तो वो जॉइंट प्रोमिसर, एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज करने से बाकी जॉइंट प्रोमिसर खुद ब खुद आज़ाद नहीं हो जाएंगे। अगर थर्ड पर्सन ने, उस प्रोमिजी ने मिस्टर ए को आज़ाद किया तो बी और सी अभी भी लायबल है उस पर्सन को, और ना ही मिस्टर ए अपने पार्टनर्स की नज़र में आज़ाद हुए हैं। मिस्टर ए के पार्टनर मिस्टर ए से अभी भी रिकवर करने का राइट रखते हैं। तो रूल अब हमने जहन में रखना है। रूल कुछ इस तरह से है कि अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिजी को आज़ाद कर दिया जाए तो बाकी जॉइंट प्रोमिजीज खुद ब खुद आज़ाद नहीं हो जाते, और बाकी जॉइंट प्रोमिजीज जो है वो राइट रखते हैं उस जॉइंट प्रोमिजी से जिसको उस जॉइंट प्रोमिसर से जिसको आज़ाद किया गया था। तो रूल ये है कि रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिजी ने अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया, इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स और जॉइंट प्रोमिसर्स, ये दूसरे या बाकी सारे जितने भी जॉइंट प्रोमिसर्स उनको आज़ाद नहीं करेगा। इट डज नॉट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज, और जिस जॉइंट प्रोमिसर को आपने आज़ाद किया है ये उसको भी आज़ाद नहीं करेगा फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर्स। वो ए उस शख्स की नज़र में आज़ाद हुआ है लेकिन अपने बाकी दो पार्टनर्स की नज़र में आज़ाद नहीं हुआ, वो उससे जाके पैसे मांगेंगे। तो इसका मतलब है ये तो सिर्फ मजाक था, उसने कहा मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, लेकिन उसने ओवरऑल पैसे मांग लिए, तुम के बजाय किसी और से पैसे मांग लिए। तो इसका मतलब है ए को उसने आज़ाद तो कर दिया लेकिन असल में ए पैसों की जिम्मेदारी से आज़ाद। अगर वो कहता है कि तुम लोगों ने 6 लाख देने थे, ए के ज़िम्मे जो 2 लाख आते हैं मैं वो 2 लाख माफ़ कर देता हूँ, ए तुम्हारे हिस्से के 2 लाख मुझे नहीं चाहिए, तो ए भी आज़ाद हो जाता और ए की 2 लाख की जिम्मेदारी भी आज़ाद हो जाती। जब उसने पैसों की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी और सिर्फ कह दिया ए मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, तो बाकी पार्टनर ज़रूर ए से पैसे मांग सकते हैं। क्लियर हो गई बात? और देन वही वाली बात है कि जब हम जॉइंट प्रोमिसर्स की बात करते हैं तो डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स हमेशा रूल होता है, प्रोमिजीज हों या प्रोमिसर्स हों। जॉइंट प्रोमिसर्स हों उनके भी सेम रूल हैं, जॉइंट प्रोमिजीज हैं उनके भी सेम रूल हैं। अगर एक बंदे ने प्रॉमिस काफ़ी ज़्यादा जॉइंट प्रोमिजीज से किया है तो अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, अनलेस के कुछ और तय किया हुआ है, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। और ये क्या चीज़ थी जब डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स मिल के परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोमिजीज हैं तो प्रोमिजीज जो है वो उनकी जिम्मेदारी भी मिलकर परफॉर्म होगी और जो प्रोमिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी मिलकर परफॉर्म होगी। इस पॉइंट को मैं यहाँ अधूरा छोड़ रहा हूँ और लेक्चर के एंड पे इस पॉइंट पे दोबारा पलट के आएंगे। आई के अपने चैप्टर के पास पेपर में ज़्यादातर ये डिस्कशन की है कि जी इतने सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया, बताओ कौन परफॉर्म करेगा, कौन डिमांड कर सकता है, और स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो एक दफ़ा उसके जनरल रूल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ समझ आ गई हमें कि प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस कौन परफॉर्म करेगा, किस तरह से है। अब अगला सवाल ये कि किस टाइम और प्लेस पे परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस किस टाइम पे होगी, किस प्लेस पे होगी। किताब यहाँ बहुत ही जेनेरिक बातों को रूल्स बता के पेश करना चाह रही है। फॉर एग्जांपल प्रॉमिस में लिखा हुआ था कि ये प्रॉमिस फलाना दिन परफॉर्म होगा, तो किस दिन परफॉर्म होगा, उस दिन परफॉर्म होगा। प्रॉमिस में डिफाइंड था उस दिन इस टाइम पे होगा, तो फिर उस दिन उसी टाइम पे होगा। अगर दिन डिफाइंड है और टाइम डिफाइंड नहीं है, उस दिन के जो भी बिजनेस आवर्स हैं रीजनेबल उसके दरमियान परफॉर्म हो जाना चाहिए। प्रॉमिस में मैनर डिफाइंड है कि ये प्रॉमिस इस तरीके से अदा होगा, तो फिर उसी तरीके से अदा होगा। और अगर नहीं डिफाइंड तो जो रीजनेबल तरीके है उससे अदा होगा। यानी कि बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो टाइम तय हुआ है उस टाइम को फॉलो करेंगे, जो दिन तय हुआ है उस दिन को फॉलो करेंगे। दिन तय हुआ है टाइम तय नहीं हुआ तो रीजनेबल टाइम पे कर लेंगे। दिन तय हो गया टाइम तय हो गया जगह तय नहीं हुई तो रीजनेबल जगह होनी चाहिए जो बिजनेस प्लेस होती है। सम टाइम हमें नहीं समझ आता कि जगह क्या है, तो ऐसे में प्रॉमिस से पूछ लें भाईजान आपके साथ दिन और टाइम तय हुआ था, जगह तय नहीं हुई थी, आप बताओ मैं किस जगह आपको ये परफॉर्म करके दूँ। तो जो जगह वो बताएगा आप वहाँ पे उसको परफॉर्म करके दे दें। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। फिर एक आखिरी बात ये हो सकती है कि रूल ये तय हो कि प्रोमिसर तभी परफॉर्म करेगा जब प्रोमिसी ने उसे कहो कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ, आप परफॉर्मेंस दे दें। यानी प्रोमिसर का तय तो हुआ है कि उसने परफॉर्म करना है। प्रोमिसर ने प्रोमिसी से कहा था जी मैं आपको कुर्सियां बना के दे दूंगा, 25 तारीख तक कुर्सियां मेरे पास तैयार पड़ी हुई होंगी, आप जैसे ही कहेंगे मैं आपको रवाना कर दूंगा। तो अब ऐसे में प्रोमिसर यानी कि कुर्सियों वाला बंदा कब जिम्मेदार है, जब उसे कहा जाए। और दूसरा बंदा अगर उसे नहीं कहता तो जब तक नहीं कहता वो जिम्मेदार
नहीं है। तो अगर तय हुआ है कि भाई पहले आप अप्लाई करेंगे, जनरल रूल है किताब में देखते हैं, नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, तो मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। देन प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टन, एक खास दिन पे परफॉर्म होना है। मे परफॉर्म एट एनी टाइम ड्यूरिंग यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस ऑन सच डे, दिन डिफाइन हुआ है, टाइम शाइम प्लेस नहीं डिफाइन हुई, तो उसके रीजनेबल टाइम में कर दें जो बिजनेस आवर्स हैं। एंड एट प्लेस एट विच प्रोमिस ऑट टू बी परफॉर्म, और उस जगह पे परफॉर्म जहां नॉर्मली तय होता है कि प्रॉमिस होगा। फॉर एग्जाम्पल SBI आपको एडमिशन दे, फॉर एग्जाम्पल आपका एडमिशन हो, आप कहें कि जी ये SBI का कैंपस है, आपने कहा, कॉलेज ने कहा, आपने कहा यही क्लासें होती हैं, उन्होंने कहा, आपने जनाब एडमिशन करा लिया, एडमिशन पे पैसे तय हो गए, टीचर तय हो गया, टाइम तय हो गया, SBI वाले बताना भूल गए कि क्लासें कहाँ होंगी। तो अगर उन्होंने नहीं बताया तो आप पहले दिन कौन सी जगह पे पहुंचेंगे, क्यों पहुंचेंगे? एज्यूम करेंगे कि भाई ये कॉलेज है, इसी कॉलेज का यहीं पे कैंपस था, इन्होंने कहा था यहीं क्लासें होती हैं, तो दिस इज द प्लेस वेयर प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड। ये वो प्लेस है जहां प्रॉमिस परफॉर्म होना चाहिए। यानी आप एज्यूम करें कि हाँ भाई ये जगह तो ऐसी है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस होगी। तो दिन डिफाइंड है, टाइम शाइम नहीं डिफाइंड, तो टाइम भी रीजनेबल हो और जगह वो हो जो नॉर्मली जहां प्रॉमिस परफॉर्म होता है। नो प्लेस इज फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, तो फिर क्या होगा, प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसी को अप्लाई करेगा कि एक रीजनेबल प्लेस मुझे बता दो और उस रीजनेबल प्लेस पे मैं परफॉर्म करता हूँ। अगर प्लेस नहीं डिफाइंड और समझ भी नहीं आ रही कि बिजनेस प्लेस कौन सी और इसको कहाँ परफॉर्म होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, वो उसे पूछेगा कि भाई प्लेस नहीं डिफाइंड मुझे बता दो, नहीं बताएगा तो ये वहीं परफॉर्म करेगा, वेयर ऑट टू बी परफॉर्म। इसी तरह से मैनर या टाइम प्रिस्क्राइब या सैंक्शन बाय प्रोमिसी, उसने कोई मैनर या टाइम बताया हुआ है तो प्रॉमिस शुड बी मेड इन दैट मैनर एंड। तो किताब ने सब हमारा टाइम ज़ाया किया, एक सीधी सी बात जो कॉमन सेंस वाली थी उनको रूल्स बना के पेश किया। दरमियान का एक पॉइंट हमारा रहता है, प्रॉमिस एक दिन पे होना है, दिन डिफाइंड है कि 25 जुलाई को मैं कुर्सियाँ तैयार रख के बैठाऊंगा, मैं आपको सप्लाई कर दूंगा, लेकिन एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी इज नीडेड। रूल ये है कि मिस्टर प्रोमिसी तुम अप्लाई करना, तुम कहना, फिर मैं तुम्हें डिलीवर कर दूंगा। तो दिन डिफाइंड हो गया जी 25 जुलाई को कुर्सियाँ मिलेंगी, लेकिन मिस्टर प्रोमिसी तुम जब कॉल करोगे तब मैं कुर्सियाँ लेके पहुंचूंगा। तो फिर ये परफॉर्मेंस कब होनी है, जब वो कॉल करेगा। प्रोमिसी शेल अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस, प्रोमिसी पहले अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉपर प्लेस वगैरह और यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस बताएगा और फिर उसके बाद तो वो परफॉर्मेंस। अब प्रोमिसी अप्लाई करे परफॉर्मेंस के लिए और कहे हाँ भाई 25 का दिन तय हुआ था तो 25 की लेट नाइट में तुम परफॉर्मेंस दे दो, या साहिल के किनारे पे कुर्सियां रखो, तो हम कहेंगे भाई ठीक है, आपने अप्लाई करना था, आपने बताना था, लेकिन इतना ओवर नहीं हो जाना था। आप बताएं कौन से रीजनेबल टाइम पे, कौन सी रीजनेबल जगह पे आप कहते हैं हम आपको कुर्सियां उस टाइम पे और उस जगह पे पहुंचा दें। तो कहने का मतलब है जब यहाँ रूल ये है कि प्रोमिसी बताएगा, प्रोमिसी ने अप्लाई करना है, तो फिर प्रोमिसी अप्लाई करेगा परफॉर्मेंस के लिए एक प्रॉपर प्लेस पे। अगर वो प्रॉपर प्लेस पे आपको नहीं बुला रहा तो फिर वो परफॉर्मेंस आपने नहीं देनी। एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर यूजुअल आवर में वो नहीं आपको बता रहा तो इसका मतलब है कि उसने आपको प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करने दिया है। रूल क्या था, वो अप्लाई करेगा तब आप उसको काम करके देंगे, अदरवाइज आप उसको काम करके नहीं देंगे। क्या ये बात समझ आई है? तो ये एक टेबल ने जो है वो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की। एक स्टेप इससे आगे चलते हैं, एक और टेबल आता है। ये टेबल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको एंड पे देखते हैं। पहले मैं ज़रा आसान वाली बातें आपसे डिस्कस कर लूँ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे कहते हैं? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। ए ने कहा वो कुर्सियाँ डिलीवर करेगा और बी ने कहा वो 2000 रुपये पर कुर्सी देगा। तो ए का प्रॉमिस क्या है? कुर्सियाँ डिलीवर करूं, और बी का प्रॉमिस पैसे। अब यहाँ पे समझना होगा कि कौन किस तरह से करेगा। अगर ये तय हुआ है कि पहले कुर्सियाँ डिलीवर होंगी और बाद में पैसे जाएंगे तो फिर क्या होगा? पहले कुर्सियाँ आएंगी बाद में पैसे। अगर ये तय हुआ है कि पहले कुर्सियाँ आएंगी बाद में पैसे, और कुर्सी देने वाला कुर्सी ना दे तो पैसे वाला क्या करे? वो रुक जाए, वो पैसे ना दे। जब तक सामने वाला बंदा अपना काम ना कर दे तब तक इस बंदे ने अपना काम नहीं करना। अगर कोई ऑर्डर नहीं डिफाइंड हुआ कि पहले ये काम करेगा फिर वो काम करेगा, अब क्या करें? देखेंगे उस तरह के कारोबार में पहले कौन परफॉर्म करता है, बाद में कौन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल आप एक कॉलेज में दाखला लेते हैं,
तो कॉलेज वाले आपको पढ़ाते हैं और आप कॉलेज को पैसे देते हैं। अब ऐसे में अगर कॉलेज बताना भूल जाए या आप बताना भूल जाएं कि पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा, तो कॉमनली प्रैक्टिस क्या है? बच्चे पैसे देते हैं पहले, बाद में कॉलेज पढ़ाता है। और बच्चे तो कई दफ़ा 2.5-3 महीने पहले पैसे दे देते हैं। इस वक्त आपको पता है कि सेशन क्लोज हो रहा होता है, तो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हबड़ दबड़ में कि दफ़ा सीट ना मिस हो जाए, ये ना हो जाए, कॉलेज के पास आके कहते हैं भाई आप अर्ली एनरोलमेंट क्यों नहीं शुरू करें? तो कॉलेज वाले कहते हैं, अब जैसे इस वक्त इतने सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जी आपकी अर्ली एनरोलमेंट कब है, हम कह रहे हैं भाई हौसला करो, आप लोग पेपर दे रहे हो, हम बता देंगे कि ठीक है कब अगले सेशन के लिए हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन क्या होता है कि बच्चे थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं ना कि पहले पैसे दिए जाएंगे बाद में परफॉर्मेंस होगी, यहाँ तो मामला और बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत पहले पैसे दे दिए जाते हैं और बहुत बाद में परफॉर्मेंस हो रही होती है। क्यों? एक ट्रेंड सेट हो गया है, मार्केट की एक नेचर सेट हो गई है। लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हमने कहा जी हमने करनी नहीं है अर्ली एनरोलमेंट, ये बड़ा जुल्म है, इस वक्त बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हमने करनी नहीं है। बच्चों ने आके कहा सर सारे कर रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा भाई तुम्हारा नुकसान होने का, किसका नुकसान है? कोई नहीं नुकसान, फड़ो पैसे, ठीक है। अब बच्चा तो उसने कहा जी पैसे पकड़ें और आप मेरा एडमिशन करें। तो जब एक जगह पे ट्रेंड बना हुआ होता है, मार्केट की एक रवायत बनी हुई होती है, तो फिर वहाँ पे चीज़ें उस तरह से चल पड़ती हैं। तो आपने ये देखना है कि परफॉर्मेंस किसने कब करनी है। तो अगर तो नहीं तय हुआ कि पहले पैसे देने वाला पैसे देगा या पहले पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, तो आपने देखना है मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में अगर ये चल रहा है कि पहले बच्चा एडमिशन कराता है, पहले वो पैसे देता है और फिर बाद में कॉलेज उसे पढ़ाता है, तो फिर क्या होगा? ठीक। तो सुलन क्या करना चाहिए? अर्ली एनरोलमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी ख़तरनाक डिबेट। नहीं होनी चाहिए। बच्चे सुकून से अपना पेपर दें, पेपर देने के बाद डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है। अच्छा, बच्चे पेपर देते साथ ही हुंजा निकल जाते हैं, सवाद का गान निकल जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस अब जाके तो मुझे छुट्टियां मिली हैं। फिर कॉलेज की क्लासें शुरू होने के आसपास आते हैं और कहते हैं कि जी मुझे जगह चाहिए। पता ये लगता है कि वो कॉलेज में बच्चे खचाखच भरे हुए होते हैं, उनको जगह नहीं मिलती। फिर वो जाके कहते हैं कॉलेज बेरहम है, जालिम है। अगर ये मुझे पहले बता देते कि जगह नहीं मिलेगी, मेरे से बेशक 2 महीने पहले थोड़े से पैसे पकड़ लेते, मैं यहाँ पे सीट रिज़र्व करवा देता। कॉलेज फिर फंस जाता है कि एडमिशन करें तो भी गलत। अच्छा, और अगर अर्ली एनरोलमेंट करें और उसी वक्त सारे बच्चों को एडमिशन दे दें, तो जो बच्चा इस वक्त पढ़ाई के साथ साथ जो है जिसके पास पैसे पड़े होंगे वो तो अगले सेशन की सीट रिज़र्व करवा देगा, और जो बाकी नहीं करवा सकेंगे और जिनको अभी पेपरों की टेंशन है वो तो रुल जाएंगे। तो फिर लास्ट टाइम हमने इसका एक दरमियाना सा सलूशन निकाला था कि अर्ली एनरोलमेंट करनी भी पड़ रही है और हमें नज़र भी आ रहा है कि अच्छी खासी तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो अभी नहीं करवा रहे। तो हमने एक डिसीजन लिया, हमने कहा हम कुछ परसेंटेज रिज़र्व कर देंगे पेपरों के बाद के लिए। अभी वो परसेंटेज हमने अनाउंस नहीं की थी कि अवाम धड़ाधड़ अर्ली एनरोलमेंट कराने आ गई, तो हमें समझ आ गया कि शायद वो लोग जिनको हम सोच रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं, और ये लोग जो इस वक्त जज्बाती हुए हुए हैं ये थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, कॉलेज को भी बड़ा फ़ायदा होता है, बच्चे एंड पे ना सीरियस होकर पढ़ रहे होते हैं, तो उस वक्त बच्चा पूरे माहौल में होता है, मूड में होता है, वो कहता है अगली दफ़ा मैं पहली वाली गलतियाँ रिपीट नहीं करूँगा, तो अभी से ही जोश में आके ना अगले पेपर की बुकिंग करा देता है। तो अगेन ज़ाहिर है उस इंडस्ट्री में जब बैठे हैं और वहाँ पे किस तरह की नॉर्म है, तो फिर हमने ये लास्ट टाइम डिसाइड किया, तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह यही कोशिश करेंगे कि हम अर्ली एनरोलमेंट अगर बच्चे करवा रहे हैं तो उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत मुनासिब सी फ़ीस लेके और साथ में एक कोटा रिज़र्व कर देंगे कि ये इतनी सीटों के बाद हम रुक जाएंगे और बाकी पेपर्स के बाद जब बच्चे आएंगे तो फिर उस टाइम पर हम ओपन करेंगे, ताकि वो लोग जो इस टाइम पर पैनिक हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपना सब्जेक्ट बुक करा लेता, या अगेन वही वाली बात है कि पेपर से फारिग होकर साउंड माइंड से सोचेंगे ना। इस वक्त तो जज्बाती होकर सोचेंगे, इस वक्त तो आपका फैसला एक प्रूडेंट फैसला नहीं होगा। याद है वो शख्स जो नॉर्मली तो सही होता है लेकिन कभी कभी जो है तो आप कभी कभी जो है ना पढ़ने के बारे में सीरियस हो जाते हैं, तो ये साउंड इंटरवल्स नहीं होते, ये जज्बाती फैसले होते हैं। उस टाइम पे आप जज्बात में जाके जनाब कॉलेज को पैसे देते हैं, अगले 1.5 महीने फेसबुक पे लड़ते रहते हैं जी कॉलेज बड़ा जालिम है, कॉलेज ने मेरे से पैसे ले लिए, लूट लिए। भाई किसने गन पॉइंट पे थोड़ी लूटा था, आप खुद गए, अपनी पसंद से सारी टर्म्स पढ़ी, खुद ही से सारे पैसे दिए। आपने एक काम करना है, जहाँ पे भी एडमिशन लेना है ना उसके टर्म्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ये आपका राइट है, आप ज़रूर पढ़ा करें। आप लोग उस टाइम पे ध्यान नहीं करते, आप जोश में होते हैं और फिर बाद में आपको लगता है कि बड़ा जुल्म हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई। कहीं पे भी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, कहीं पे भी, लेकिन आपके राइट आपको पता ज़रूर होने चाहिए।
और अगर आपको लग रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन लग रहा है कि नहीं मेरे साथ कोई चालबाजी होने वाली है या मैं फंस जाऊंगा, तो कोई बात नहीं है, आपने अपने आप को परेशान नहीं करना। लेकिन वंस आपने एक जगह ऐसा एडमिशन ले लिया अपने आप को परेशान करके, तो फिर बाद में परेशान नहीं होना, फिर रोना नहीं है, फिर ये नहीं कहना कि जी जुल्म हो गया, इस तरह से करके आप जिस मर्जी जगह एडमिशन लें, महंगे से महंगी फ़ीस दें, सस्ते सस्ती फ़ीस दें, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। आपको पता हो कि मेरे साथ कॉलेज क्या कर रहा है, मैं ये जो पैसे जमा करा रहा हूँ ये कौन से टाइम के हैं, अगर मैं पैसे जमा कराता हूँ मेरा पेपर रह जाता है तो मेरे साथ क्या होगा। अगर मैं देखें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पेपर रह जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो तो सकता है ना। तो आपको हर हालत सिचुएशन समझनी चाहिए। कॉलेज से पूछें भाई अगर मेरा पेपर रह जाएगा तो क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। राइट पता हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें। तो अचानक से बीच में एग्जांपल आती चली गई। रूल मैं आपको बताने जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर परफॉर्मेंस नहीं डिफाइंड कि कौन पहले करेगा, तो वैसे ही तरतीब होगी जो नॉर्मली मार्केट में चलता है। जैसे मैंने कहा कि कॉलेजेस में एजुकेशन सेक्टर में पहले पैसे जमा कराए जाते हैं, बाद में परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, अगर साइमल्टेनियस और डिपेंडेंट ना हो, ये तो डिपेंडेंट है ना कि पहले कुर्सियों वाला कुर्सी देगा फिर मैं पैसे दूंगा, इसे कहते हैं डिपेंडेंट। अगर डिपेंडेंट ना हो, साइमल्टेनियस हो, साइमल्टेनियस का मतलब है भाई दोनों पार्टीज ने इकट्ठे परफॉर्म करना है, तो फिर पैसे देने वाला तब तक पैसे ना दे जब तक उसको सामने खड़ी कुर्सियां नजर ना आ रही हो। ऐसे नहीं होगा कि वो कहेगा पैसे पकड़े कुर्सियां दे दें, पता लगा कुर्सियां आई नहीं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस है तो आप तब तक परफॉर्म ना करें अपने हिस्से का प्रॉमिस जब तक सामने वाला बंदा रेडी और विलिंग नजर नहीं आता आपको। ये बात समझ आई? सबको समझ आ रही है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, इसने परफॉर्म करना था फिर इसकी बारी आनी थी, इसने परफॉर्म करना था फिर इसकी बारी आनी थी। इसने परफॉर्म ही नहीं किया, इस बंदे ने, प्रॉमिसर ने परफॉर्म नहीं किया। प्रॉमिसी का क्या राइट है? वो कहे ये ब्रीच हुई है, याद है ब्रीच, कि जब वो बंदा परफॉर्म ना कर सके ये कह दे ब्रीच हुई है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं और जुर्माने डाल दे। पता लगे ये अदालत पहुंचे, एक बंदे ने कुर्सी देनी थी पहले 25 तारीख को, उसने कुर्सी नहीं दी, और वो कुर्सी देता तो इसने पैसे देने थे। ये पहुंच गया 5 दिन बाद अदालत, इसने कहा जी 25 तारीख को फलाना शख्स ने मुझे कुर्सी देनी थी, उसने कुर्सी नहीं दी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में वादा खिलाफी हो गई है। तो पता लगे कुर्सी वाला बंदा अदालत में जाके कहे इससे पूछें इसने कौन से मुझे पैसे दे दिए हैं, बगैर पैसे दिए खुद ही कहता है ये मुझे पैसे देता मैं कुर्सियां ना देता, बात थी। तो भी कुर्सियों वाला बंदा गलत कह रहा है, चूंकि कुर्सियों वाला बंदा कुर्सियां देता तो फिर इसने पैसे देने थे। तो आपको पता है अगर एक प्रोमिसर अपने हिस्से की परफॉर्मेंस ना दे और प्रोमिसी चाहता हो कि वो परफॉर्म करे तो फिर प्रोमिसी आज़ाद हो जाएगा। अब प्रोमिसी को अपने हिस्से की परफॉर्मेंस भी नहीं देनी, यानी वो पैसे भी नहीं देने कुर्सियों के, और अदालत जाके चूंकि दूसरे बंदे ने अपने हिस्से का काम नहीं किया उससे कंपनसेशन मांग सकता है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है। मैंने पहली सिचुएशन बताई है, परफॉर्म करने वाला अपने हिस्से की परफॉर्मेंस सही से अदा ना करे। दूसरे केस की तरफ आते हैं। परफॉर्म करने वाला परफॉर्म करने के लिए आता है प्रोमिसी के पास या परफॉर्म करना चाहता है, प्रोमिसी में इनकार कर देता है। कुर्सियों वाले बंदे ने 25 तारीख को प्रोमिसी को कॉल की, भाई आज 25 तारीख आ गई है, मैंने आपको 25 को कुर्सियां देनी थी और आपने मुझे बाद में पैसे देने थे, तो मैं कुर्सियां लेके आ रहा हूं। उसने कहा नहीं आज नहीं, आज मुझे एक शादी पे जाना पड़ा, 2 दिन बाद आना। तो कॉन्ट्रैक्ट तो 25 तारीख का था, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। ये किसने तोड़ा है? प्रोमिसी ने तोड़ा है, प्रोमिसी ने उसको काम नहीं करने दिया। तो अगर उलट सिचुएशन हो कि प्रोमिसर काम करना चाह रहा है और प्रोमिसी उसको रोक रहा है, उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा, उसको अकोमोडेट नहीं कर रहा, उसको प्रॉपर सिचुएशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो फिर अब प्रोमिसर बगैर कुर्सियां सप्लाई की आज़ाद हो जाएगा। अदालत जाएगा और अदालत से जाके कहेगा जी मुझे कंपनसेशन चाहिए प्रोमिसी से। अदालत उसे बुलाएगी तो प्रोमिसी ये नहीं कह सकता भाई ये मुझे कुर्सियां दे देता, बाद में मेरे से डैमेजेस मांगता, इसने तो कुर्सियां दी नहीं। क्यों नहीं दी उसने कुर्सियां? इसने रोक दिया था। तो अगर एक बंदा रोक दे सामने वाले बंदे को तो सामने वाला बंदा आज़ाद हो जाता है, परफॉर्म भी नहीं किया उसने और वो कंपनसेशन भी मांग सकता है। इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहते हैं कि परफॉर्म करने वाला परफॉर्म करना चाहता था और प्रोमिसी ने उसको रोक दिया। क्लियर? क्या ये इंटरनल किसी डिवाइस से आवाज़ आ रही है, एक्सटर्नल बाहर की दुनिया से? एक्सटर्नल आवाज़ है। मैंने कहा तो शायद हो सकता है ये बैठे बैठे अचानक परेशान हो गया हो। ये सारे रूल समझ आ रहे हैं? किताब ने इन रूल्स को डिस्कस किया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, promises which form consideration और part of consideration for each other। ये बात समझ आ रही है? वो प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए
कंसिडरेशन है। रूल्स क्या है? साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, जब कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड होना होगा, इकट्ठे परफॉर्म होना होगा। प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म इस प्रॉमिस अनलेस प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग। प्रोमिसी को तब तक रुकना चाहिए, हर बंदे को तब तक रुकना चाहिए, हर प्रोमिसर को तब तक रुकना चाहिए जब तक दूसरा बंदा रेडी नजर ना आ रहा हो। तो साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस में दूसरा रेडी होगा तो आपने काम करना है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑर्डर किसे कहते हैं? तरतीब को। अगर ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, अगर तरतीब जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म होने वो एक्सप्रेसली फिक्स्ड है, एक्सप्रेसली डिफाइंड है कि पहले तुम फिर ये, तो फिर क्या होगा? दे मस्ट बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। और अगर नहीं फिक्स तो इट मस्ट बी परफॉर्म इन ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। मैंने कहा कि अगर कॉलेज कहे कि पहले पैसे दो बाद में पढ़ाएंगे तो वो तो फिर तय हो गया। अगर कॉलेज नहीं भी बताए तो आप देखेंगे कि मार्केट में क्या चलता है, पहले परफॉर्म करना होता है या पहले पैसे देने होते हैं। तो पहले पैसे दिए जाएंगे, बाद में कॉलेज पढ़ा रहा होगा, फिर आप मार्केट की रिवायत के मुताबिक चलेंगे। वही सारी बातें जो हमने ज़बानी डिस्कस की हैं यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। प्रिवेंटिंग द परफॉर्मेंस, व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, जब एक बंदा दूसरे को रोक दे। ये सेकंड वाली एग्जांपल थी जिसमें वो कुर्सियां देना चाहता है और इसने रोक दिया है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी सो प्रिवेंटेड, जिसको रोका गया उसके ऑप्शन पे क्या बन जाएगा? वॉइडेबल। वॉइडेबल क्या था भला? जिसमें एक मजलूम होता था और वो कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो कैंसिल कर दे चाहे तो चलाए। तो परफॉर्म करने वाला मजलूम है, वो परफॉर्म करना चाहता था, आपने उसे परफॉर्म नहीं करने दिया। अब उसकी मर्जी, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे चाहे तो अदालत जाके कहे मुझे कंपनसेशन चाहिए। ही इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम अदर पार्टी फॉर एनी लॉस विच ही मे सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसका हक है कि दूसरे से वो नुकसान मांग सकता है जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको नुकसान हुआ है। नुकसान हमने पहले से पढ़ा हुआ है वो चैप्टर के, नुकसान किस किस तरह से होता है, कैसे कंपनसेशन होती है। फिर नॉन परफॉर्मेंस इन डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, वन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर। ए परफॉर्म करेगा तो फिर बी की बारी आएगी। अब पहले वाला रूल, अगर ए ही परफॉर्म ना करे तो क्या होता था? बी आज़ाद हो जाता था। व्हेन पार्टी हु इज लायबल टू परफॉर्म फर्स्ट, वो पार्टी जो पहले परफॉर्म करने की लायबल है, फेल्स टू परफॉर्म इट, वो परफॉर्म नहीं करते, देन सच पार्टी कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस फ्रॉम, ये पार्टी अदर पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकती। एंड मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी फॉर एनी लॉस विच द अदर पार्टी में सस्टेन बाय नॉन परफॉर्मेंस। वही ऊपर वाले जुमले हैं, बस इस दफ़ा ये है कि जिसने पहले परफॉर्म करना था उसने बेईमानी की तो फिर क्या होगा? वही जिम्मेदार होगा। दूसरी पार्टी बगैर परफॉर्मेंस दिए उसके ऊपर केस कर सकती है। तो आसान अल्फाज में परफॉर्म करने वाला गड़बड़ करे तो जो प्रोमिस है वो उस पर केस कर सकता है। परफॉर्म करने वाला परफॉर्म करना चाहता है और प्रोमिस ही ना करने दे तो प्रोमिसर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है। तो ये 4 रूल हो गए। पहले साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस पढ़ा, फिर ऑर्डर पढ़ा और फिर देखा कि दोनों में से जो गड़बड़ करेगा उसका क्या होगा। फिर इसमें आखिरी जो 2, ये हम लोगों ने इससे पहले भी हल्का सा डिस्कशन की थी लेकिन मेनली हमने यहाँ डिस्कशन करनी है। प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग। 2 प्रोमिस होते हैं, प्रोमिस आपस में मिलकर तय करते हैं कि पहले हम एक लीगल काम करेंगे, लीगल, फिर लीगल काम करेंगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमिस तो वैलिड है लेकिन सेकंड सेट ऑफ प्रोमिस वॉइड है। हमने कहा था अगर हम सेग्रीगेट कर सकें, अगर तो पूरा का पूरा इलीगल होगा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम सेग्रीगेट करते हैं भाई ये पहला वाला काम सही है दूसरा वाला काम गलत है। उन्होंने कहा पहले हम एक सही काम करेंगे, जब वो काम हो चुका होगा तो एक गलत काम करेंगे। ए ने बी से कहा कि तुम मुझे पहले 10,000 कुर्सियाँ सप्लाई करोगे और मैं तुम्हें उनके पैसे दूंगा, जब ये हो चुका होगा तो तुमने मेरे कहने पे कत्ल करना है और मैं तुम्हें उसके 20 लाख रुपए दूंगा। तो पहला सेट वैलिड है और दूसरा सेट वॉइड। अगर इसकी तरतीब उल्टी होती, अगर वो कहता है कि पहले तुम कत्ल करो मैं पैसे दूंगा, जब कत्ल हो चुका होगा फिर मैं तुमसे कुर्सियां खरीदूंगा, तो अब कुर्सियां भी फारिग, दोनों फारिग। अब हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, पहले कत्ल होगा तो उसके बाद कुर्सियों का मामला आएगा। तो अगर आप सेग्रीगेट कर सकते हैं और पहला वाला सही है और बाद वाले गलत हैं तो सही वाला वैलिड होगा और ख़राब वाले वॉइड हो जाएंगे। अल्टरनेटिव प्रॉमिस भी हो सकता है, एक लीगल एक इलीगल। एक बंदे ने दूसरे से कहा कि या तो तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो और मैं एक बंदा कत्ल कर दूं, या तो मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें फर्नीचर सप्लाई कर दूं। तो या तो फर्नीचर सप्लाई कर दूं वैलिड चीज़ें हैं और या मैं कत्ल कर दूं गलत है। तो अल्टरनेट है। तो अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो अल्टरनेट होगा या ये या वो, तो उसकी जो इलीगल विंग है उसको ख़त्म कर देंगे
और सिर्फ लीगल विंग को काउंट करेंगे। इन केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड अदर इलीगल, द लीगल ब्रांच अलोन कैन बी। और ऊपर वाला क्या पढ़ा था, जब फर्स्टली कहें कि लीगल थिंग करेंगे और सेकेंडली क्या करेंगे, इलीगल थिंग, तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन सेकेंड सेट जो है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्या बात समझ आई? एक छोटा सा टेबल छोड़ा हमने पीछे, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम। जी यहाँ पे सवाल लेते हैं। क्या जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दोनों पार्टी ही है, मतलब जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अदालत दोनों पार्टी को रोक सकता है ऐसे? जी, अगर एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या अदालत दोनों को रोक सकती है? सीधी सी बात है कि दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए जो हम काम करने जा रहे हैं वो इलीगल है। तो एक गलत नहीं कर रहा, दोनों के दोनों गलत कर रहे हैं। तो अगर दोनों गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा कत्ल कर रहा है और दूसरा 20 लाख दे रहा है, तो वो कहे देखें जी वो कत्ल कर रहा है, उसकी कंसिडरेशन गंदी है, मैं तो पैसे दे रहा हूँ। लेकिन हम कहेंगे ऑब्जेक्ट गंदा था, कत्ल, मकसद गलत था, ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं था। तो अगर ऑब्जेक्ट गलत है तो फिर तो हम कहते हैं कि वो पूरा का पूरा ही वॉइड हो जाता है। बात समझ आ रही है? को और अगर कोई रैंडम सवाल नहीं। फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक फिक्स टाइम तय हुआ है कि ये फिक्स टाइम है, इस फिक्स टाइम पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो फिर उस फिक्स टाइम पे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इंसान की मजबूरी बन जाती है, सम टाइम किसी वजह से वो उस फिक्स टाइम पे परफॉर्म ना कर सके, तो क्या गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थोड़ी सी? हाँ जी, कुर्सियाँ सप्लाई करनी थी, एक बंदे ने 25 जुलाई को नहीं कर सका, कोई बात नहीं 26 को कर दे, ऐसा क्या मसला? या है मसला? उसने टाइम तय किया है तो कुछ तो मसला होगा। अब यहाँ देखना ये ज़रूरी है कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, क्या यह टाइम एसेंस है, क्या टाइम सबसे एसेंशियल एलिमेंट है? अगर टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर उस दिन वो शख्स कुर्सियाँ 25 जुलाई को आपको देगा तो आपने फ़ौरन से वो कुर्सियाँ आगे भेज देनी और वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर एक भी दिन लेट हो गया तो आपका एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला जाएगा। तो इसका मतलब है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पहले से बताया गया हो कि ये कुर्सियाँ लेके मैंने आके एक्सपोर्ट करनी है और 25 को ना दिया तुमने, तो बस फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये टाइम सेंसिटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जी हमारा कॉन्सर्ट हो रहा है 25 की शाम को, आपने आके कॉन्सर्ट में गाना गाना है, 25 की शाम को कॉन्सर्ट में गाना गाना है। उस दिन वो नहीं आ सका, कोई बात नहीं, वो अगले दिन आ जाए। नहीं, क्यों? इन्होंने बोला तो नहीं था, तय तो नहीं हुआ था कि टाइम सेंसिटिव है। अब नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऐसी है कि आपको पता है कि ये इस टाइम पे नहीं होगा तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिसमें टाइम नज़र आ रहा हो कि सबसे सेंसिटिव चीज़ है, या पार्टीज तय कर लें कि टाइम सेंसिटिव है, तो फिर वो बन जाएगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ टाइम एसेंस है। और अगर दूसरी सिचुएशन हो जहाँ टाइम एसेंशियल ना हो, तो वहाँ थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाती है। जहाँ टाइम एसेंस है और आप टाइम पे पूरा ना करें तो लॉ आपको वॉइडेबल ऑप्शन दे देगा। 25 तारीख को कुर्सियाँ मिलनी थी, नहीं मिली, और टाइम सेंसिटिव था। अब ये वाला बंदा जिसको कुर्सियाँ नहीं मिली, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके आज कंपनसेशन मांग ले, आज मार्केट में जितना भी रेट चल रहा है जो डिफरेंस है वो उतनी कंपनसेशन मांग ले, या अगर थोड़ी सी गुंजाइश है तो दूसरे बंदे से क्या, अच्छा चलो ठीक है तुम थोड़ा लेट मुझे डिलीवर कर दो। अब ऐसे में अगर वो कहे तुम्हारी जो लेट परफॉर्मेंस है मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो साथ में कुछ बताना होगा कि मैं एक्सेप्ट तो कर लूँगा लेकिन हो सकता है मैं तुम्हें डैमेजेस चार्ज करूँ। तो लेट परफॉर्मेंस जो है एक्सेप्ट हो सकती है विद डैमेजेस, और हो सकता है वो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हुए डैमेजेस का नोटिस ना दे। वो कहे कोई बात नहीं, लेट हो गए, तुम कल सुबह सुबह तक दे देना, दोपहर में मैंने भेजनी है, बस सुबह से ज़्यादा लेट ना हो। तो दिस कैन कि जिसको टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं मिली उसको मिल जाए वॉइडेबल ऑप्शन। चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आज के रेट पे कंपनसेशन मार्केट में जाके देख ले, या दूसरा ऑप्शन क्या है, वो डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले विद और विदाउट एडिशनल नोटिस कि अब मजीद लेट होने से जो नुकसान होगा वो तुम्हारा। किताब से देखते हैं, अगर टाइम एसेंस है तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी, ही मे रिस्काइन कैंसिल, रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सू फॉर ब्रीच कॉज बाय नॉन परफॉर्मेंस से जो नुकसान होगा उसके लिए केस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। ही कैन ऑल्सो एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट भी कर सकता है, बट देन प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस।
तो अगर एक्सेप्टेंस कर लेगा तो कंपनसेशन, वो कंपनसेशन बड़ी वाली कंपनसेशन तो नहीं मांगेगा जो नुकसान उसको होना था एट द टाइम, अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ही गिव नोटिस ऑफ प्रोमिसर ऑफ हिज सच, अनलेस कि वो देर से परफॉर्मेंस मानते हुए नोटिस दे दे कि ठीक है मैं परफॉर्मेंस तो देर से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन फिर जो मजीद लेट होने से जो नुकसान है वो आपके ज़िम्मे आएगा। तो इसका मतलब यहाँ टोटल इख्तियार आ गया प्रोमिसी के पास। प्रोमिसी चाहे तो ओके कर दे, चाहे तो कैंसिल कर दे। अगर वो कैंसिल कर दे तो वो पूरी कंपनसेशन मांग सकता है नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। अगर वो ओके कर दे तो भी उसके पास इख्तियार है कि विद डैमेजेस भी ओके कर सकता है, विदाउट डैमेजेस भी ओके कर सकता है। तो एट द टाइम ऑफ सेइंग ओके उसे नोटिस देना होगा कि क्या ये मैं विद एक्स्ट्रा डैमेजेस आपको कह रहा हूँ या बस ठीक है सही है कोई बात नहीं, लेट हो गया मेरे पास मार्जिन है, खैर है कल की कल देखी जाएगी। लेकिन अगर टाइम एसेंस नहीं था, टाइम कब एसेंस होता है? टाइम इज एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट इफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज एक्सप्रेस या इम्प्लाइड वॉज दैट टाइम शुड बी। अगर एक्सप्रेसली डिफाइन किया हुआ कि टाइम एसेंस है, जैसे उन्होंने कहा था कि भाई कुर्सियाँ उस दिन लाजमी चाहिए, नहीं तो इम्प्लाइड हो, जैसे मैंने कहा सिंगिंग वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये इम्प्लाइड नज़र आ रहा है कि टाइम पे होगा तो बात बनेगी वरना बात नहीं बनेगी। तो जहाँ टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो तो वहाँ ये रूल है, और जहाँ टाइम इतनी सेंसिटिव चीज़ नहीं है तो नॉट अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी के ऑप्शन पे अवॉइडेबल, तो पहला वाला पॉइंट यहाँ अवॉइडेबल था, यहाँ ये सेकंड पॉइंट खाया जाएगा क्योंकि अब कैंसिल तो करने का इख्तियार ही नहीं है उसके पास। डायरेक्टली हम थर्ड पार्टी पे आएंगे। प्रोमिसी इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर प्रोमिसर फॉर एनी लॉस ओकेजन टू हिम बाय सच फेलियर। वो लेट हो गया, उसने कहा कोई बात नहीं टाइम एसेंस नहीं था, तुम कल डिलीवर कर देना, लेकिन आज से कल तक के डिलीवर होने में अगर कोई नुकसान हुआ मैं तुमसे पैसे मांगूंगा। तो अगर वो उसे नोटिस दे देता है तो जो उस एडिशनल नुकसान है उसको वो उससे कंपनसेशन मांग सकता है। तो समरी ये बनी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म नहीं होता तो पहली चीज़ देखेंगे टाइम एसेंस है या नहीं। अगर टाइम एसेंस है तो दूसरी चीज़ देखेंगे प्रोमिसी क्या सोच रहा है। अगर प्रोमिसी कह देता है कि नहीं भाई मैं तो नाराज़ हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म समझो, तो फिर तो पूरी कंपनसेशन दी जाएगी। अगर प्रोमिसी का मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो देखेंगे कि आप प्रोमिसी मजीद कोई ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि एक्सेप्ट कर लेता हूँ लेकिन 2 दिन का मुझे जुर्माना दे दो। अगर वो बिल्कुल खामोश और कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता हूँ मजीद जुर्माना नहीं डाल रहा था, तो प्रोमिसी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि वो देर हो गया लेकिन अगले बंदे ने उसको कबूल कर लिया। लेकिन जहाँ टाइम एसेंस ना हो वहाँ प्रोमिसी को वाइडेबल ऑप्शन नहीं मिलनी, एक्सेप्ट तो उसको करना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्ट करते हुए लेट एक्सेप्टेंस के वक्त अगर कोई जुर्माना वगैरह डालना चाहे विद द प्रॉपर नोटिस तो वो बता सकता है। तो फिर लेट होने से जितना एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है बस वो उसको मिलेगा, लेकिन असल वाली कंपनसेशन का राइट उसका ख़त्म हो गया। क्या ये बात समझ आई सबको? अब इस चैप्टर की उस मिथ पे चलते हैं जो एक अगर टाइम एसेंशियल नहीं है और ब्रीच हो गई और ब्रीच के वक्त उसने कहा ओके कोई बात नहीं कल डिलीवर कर देना और नहीं बताया कि वो जुर्माना चार्ज करना चाह रहा है, तो फिर वो राइट को बैठेगा। एट द टाइम ऑफ लेट एक्सेप्टेंस आपको बताना होगा कि लेट एक्सेप्टेंस आप बिल्कुल मुफ्त में उसे अलाउ कर रहे हैं या लेट एक्सेप्टेंस के वक्त आपको कुछ गम और गुस्सा है जो आप उसे बताना चाह रहे हैं। अब ऐसे में एक ऐसा टॉपिक जो किताब में सामने सामने नहीं दिया हुआ लेकिन आईक्यू बहुत शौक से पूछ रहा है, द मिथ द कंफ्यूजन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स एंड जॉइंट प्रोमिसीज। कौन परफॉर्म कर सकता है, किसको परफॉर्म कर सकता है, कौन डिमांड कर सकता है, किससे डिमांड कर सकता है। आई के पेपर में अचानक से सिचुएशन बताता है कि ये 4 लोगों ने ये 2 लोगों के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देनी थी, बताओ इन चारों में से कौन परफॉर्मेंस दे सकता है, इन 2 में से कौन परफॉर्मेंस ले सकता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरह से तय की जा सकती हैं कि कौन परफॉर्म करेगा, किसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस देंगे। कुछ नहीं तय हुआ तो कॉमन रूल क्या है जॉइंट प्रोमिसर्स का? जॉइंट प्रोमिसर्स का कॉमन रूल क्या है? मिल के परफॉर्म करते हैं। जॉइंट प्रोमिसर्स मिल के परफॉर्म करते हैं। किसके अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं? प्रोमिसी। अब जब प्रोमिसी है और प्रोमिसी इनसे कहेगा कि तुम परफॉर्म करो, तो प्रोमिसी की नज़र में ये है जॉइंट एंड सेवरल, ये अपनी नज़र में जॉइंट एंड सेवरल नहीं है। जॉइंट प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म करना है? जॉइंटली, मिलके करना है। और प्रोमिसी जो है उसकी आज़ादी है, वो इनमें से किसी एक से भी परफॉर्मेंस मांग सकता है। तो इसका मतलब है अगर सवाल कहे कि ये 3 जॉइंट प्रोमिसर हैं, बताओ इनमें से कौन परफॉर्म करेगा, आप कहेंगे सारे परफॉर्म करेंगे।
हो सकता है वो आपसे कहें ये तीनों ने परफॉर्म करना था, सामने वाले बंदे ने इनमें से एक से परफॉर्मेंस मांग ली, गलत तो नहीं किया। तो जज्बाती होकर ये नहीं कहना कि जॉइंट थे तो जॉइंटली करना था। सामने वाली बंदी पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो उसको कवर कर सकता है, सामने वाला बंदा, सामने वाले लोग उसको रिवर्स कर सकते हैं, कह सकते हैं तुम या तुम। लेकिन अगर सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, मिलके परफॉर्म करना, ये बात याद रहेगी। सेम इज द केस विद डिमांड। कौन डिमांड कर सकता है? अगर एक तरफ जॉइंट प्रोमिसेस हैं बहुत सारे, और सवाल ये कहता है कि बताओ इनमें से कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस का, तो डिमांड करेंगे ये सारे इकट्ठे, डिमांड करेंगे इकट्ठे। और किससे डिमांड करेंगे? किसी अकेले बंदे से भी डिमांड कर सकते हैं। तो ये कब अकेले होंगे और कब मिलेंगे? ये अजीब सी मिथ है। कब इकट्ठे होंगे, कब अलग अलग होंगे? जी, डिमांड अकेला नहीं कर सकता, इन्होंने कहा। परफॉर्म अकेला कर सकता है? सोच लें, मुझे तो लग रहा नहीं कर सकता। सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। कुर्सियों वाले प्रॉमिस में 3 बंदों ने मिलके 2 बंदों को कहा, 3 बंदों ने मिलके 2 बंदों को कहा, बल्कि इसको थोड़ा सा बोर्ड पे भी देख लेते हैं, अगर ये हमारी क्लास ख़त्म होने से पहले पहले ऊपर हो गया तो। तीन बंदों ने मिलके 2 बंदों से कहा हम तुम्हें कुर्सियां सप्लाई करेंगे, हम तुम्हें कुर्सियां सप्लाई करेंगे। सवाल ये है कि इन तीनों में से कौन कुर्सी सप्लाई करेगा? तीनों कुर्सी सप्लाई करेंगे, तीनों ये सप्लाई कर रहे हैं। सवाल ये कि ये तीनों उन दोनों को कुर्सियां सप्लाई करें या किसी एक को भी सप्लाई कर सकते हैं? किसी एक को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे हैं और सामने जिन लोगों को देख रहे हैं वो जॉइंट एंड सेवरल है, तो सामने वाले बंदों को वो तोड़ सकते हैं। ये नहीं कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी ने मिलके, मैं इसको भी गायब करता हूँ, एक्स और वाई के साथ एक प्रॉमिस किया है, ए बी सी ने मिलके अगर एक्स और वाई के साथ एक प्रॉमिस की है, ओहो मेरे पास एक टूल गायब है, लेकिन आई गेस कि शायद बात बन सकती है। ए बी सी और एक्स वाई के साथ ये हुआ है, इन्होंने चेयर सप्लाई करनी है इनको, तो इनमें से कौन सप्लाई करेगा? सारे सप्लाई करेंगे। ये सब्जेक्ट हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं। ये तीनों किसको सप्लाई करेंगे? किसी एक को भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सप्लाई करने में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। इसी को रिवर्स देखते हैं। सवाल क्या है, बताओ एक्स वाई में से कौन डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? मिलके। अब काम क्या है? डिमांड करना। असल में आप नोट नहीं कर रहे कि एक प्रोमिसर है जिसने परफॉर्म करना है, एक प्रोमिसी है जिसने डिमांड करना है। प्रोमिसर का एक्शन क्या है? परफॉर्मेंस। प्रोमिसी का एक्शन क्या है? डिमांड। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। तो जब ये चेयर सप्लाई कर रहे हैं तो इस अमल में सब्जेक्ट कौन है? ये। किसको सप्लाई कर रहे हैं? तो ये सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। सप्लाई करते हुए ये इकट्ठे सप्लाई करेंगे और जिसको सप्लाई करेंगे उनको तोड़ दिया जाएगा। तो परफॉर्मेंस के अंदर प्रोमिसर नहीं तोड़ा जा सकता, प्रोमिसी को तोड़ा जा सकता है। और प्रोमिसी ने क्या करना होता है? डिमांड। अब इनका एक अमल है, ये डिमांड कर रहे हैं उन लोगों से। इस अमल में ये सब्जेक्ट हैं, ये डिमांड कर रहे हैं किन से? उन 3 से। ये डिमांड कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो डिमांड दोनों को इकट्ठे करनी पड़ेगी। Who can demand performance jointly?
किस से डिमांड करें? किसी एक से भी कर सकते हैं। तो पेपर में रूल याद रखना है कि जब भी वो बता रहे होंगे कि ये परफॉर्म कर रहा है, ये पैसे मांग रहा है, इस तरह से कर रहा है, आपने देखना है अमल कौन कर रहा है और सामने वाला बंदा कौन है। जो अमल कर रहा है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके लिए कर रहा है उसको तोड़ा जा सकता है। परफॉर्म करने वाले को नहीं तोड़ सकते, प्रॉमिस को तोड़ा जा सकता है। और अगर अमल हो रहा हो डिमांड का कि वो डिमांड कर रहा है, तो डिमांड करने वालों को नहीं तोड़ा जा सकता, जिससे डिमांड की जा रही है। तो रूल ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट को नहीं तोड़ा जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं, याद रहेगा। इससे इसके मैक्सिमम पास पेपर्स की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है, जो उन्होंने बार बार उसके अंदर चीज़ें गोल गोल घुमाई हैं। तो वो मैंने आप लोगों को स्लाइड दिखानी थी वो वाली, लेकिन वो फिर कल पे चली जाएगी। आपको याद है हमने पहले एक दिन बड़े अच्छे नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा किया था, उसी रूल को फॉलो करते हैं। ये जो इधर लोग बैठे हुए हैं, ये अगर अपनी फोल्डिंग उठा के एक दफ़ा यूँ करके तेज़ी से निकल जाएं बाहर, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करें, ख़वातीन निकल जाएं, फिर आप बाकी हज़रात जो है वो जोश दिखा सकते हैं।